नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने हमले के सीमा पार संबंधों पर चर्चा करने के बाद 5 कदमों की घोषणा की थी। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहलगाम की घटना झीरम घाटी हमले जैसी है। दोनों मामले में नाम पूछकर हत्याएं की गई, सुरक्षा नहीं थी और सरकार नाकाम रही। चौथी बड़ी खबर, शिवपुरी में एक मकान में अचानक आसमान से धमाकेदार वस्तु गिरी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तेज धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने हमले के सीमा पार संबंधों पर चर्चा करने के बाद 5 कदमों की घोषणा की थी। इसके बाद बीते 2 दिन और कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और उन्हें उचित कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने सभी से अपने अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तानी वापस सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और कहा कि इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। पहाड़ी क्षेत्र में लंबे हरे भरे घास के मैदानों के कारण मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, जब आतंकवादी बेसरंग घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस स्थान को लंबे समय से हरे भरे घास के मैदानों के कारण मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में जो सरकार है वो एक्शन मोड में है। साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए गए कि अपने अपने राज्यों में जो भी पाकिस्तानी है उनको बाहर निकाला जाए। करुणा जी, ये भारत सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कुछ कार्रवाइयां और भी की गई हैं। आज एक आतंकवादी जो लोकल आतंकवादी था जी, उसके घर को भी तबाह किया गया है जम्मू कश्मीर में। और अमित शाह जी शुरू से पहले दिन से जब से ये हमला हुआ है वो कश्मीर गए। उसके अतिरिक्त उन्होंने विपक्ष के नेताओं को ब्रीफ किया, उसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 2 दर्जन देशों के राजदूतों को बुलाकर दिल्ली में उनको भी ब्रीफ किया गया। भारत सरकार इस घटना के बाद सत्ते में है और भारत सरकार कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अमित शाह जी सामान्य स्थिति में मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करते। सभी मुख्यमंत्रियों को केवल बात नहीं कही गई होगी कि पाकिस्तान के नागरिकों की पहचान की जाए, इसके अतिरिक्त भी और निर्देश दिए गए होंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए जो कार्रवाइयां की जाती है उसकी सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। आज यह भी सूचना है कि थल सेना अध्यक्ष जो है वो कश्मीर के दौरे पर हैं और एलओसी पर कल रात फायरिंग भी हुई है पाकिस्तान की ओर से और भारत ने उसका जवाब दिया है। ये मामला जो है भारत इसको इस ढंग से सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक पुलवामा और उरी के बाद की थी। पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान में भी बैठकों का दौर है और रेसिप्रोकल जैसे देश करते हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ इसी प्रकार के कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को मैं खास तौर पे रक्षा मंत्री को सुन रहा था, वो गिद्दड़ भक्ति तो देते हैं लेकिन उनके जबान में डर नजर आ रहा था। वो ये इस ढंग से बात कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान में दहशत है, वो ये कह रहे थे कि भारत कोई भी कदम ना उठाए, अगर उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन
उस रक्षा मंत्री के बयान में एक वो सच्चाई बोल गए कि पाकिस्तान अमेरिका व ब्रिटेन के लिए 30 वर्षों तक उग्रवादी ट्रेन करने का गंदा काम करता रहा। डल्टी वर्क उन्होंने कहा था अंग्रेजी में, ये काम करता रहा। तो पाकिस्तान ये मानता है, चाहे वो यूएसए के लिए करे। जब रशियन आर्मी अफगानिस्तान में थी, जी उस समय पाकिस्तान को अमेरिका पैसा देता था और रशियन आर्मी के विरुद्ध पाकिस्तान इसी प्रकार के उग्रवाद को पैदा करता था। आज वही उग्रवादियों के जो सेल है वो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, और उनके इशारे पर भारत के साथ भी इस ढंग से ये पहलगाम का कांड किया है, जिसमें 4 आतंकवादी पाकिस्तान के माने जा रहे हैं और 2 जो थे भारतीय कश्मीर से संबंधित थे, उनकी पहचान भी हुई है। उनके, मैं अभी सुन रहा था, उनके जी मकान को जब गिराया गया तो एक उग्रवादी की धर्मपत्नी मान रही थी कि वो 3-4 सालों से घर नहीं आए हैं और वो आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं। जी जी, ये भी देखा जाता है जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, साथ ही उसको एक तरह से दिवालियापन भी कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान भारत के लिए तनाव पैदा क्यों करता है? इससे पाकिस्तान को क्या लाभ हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान की स्थिति को समझना होगा। जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का चेहरा है। वास्तव में जो पाकिस्तान की सेना है वो काम करती है। अगर पाकिस्तान की सेना की आप डिटेल लेंगे तो पाकिस्तान की सेना का एक भी अधिकारी रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में नहीं रहता है। वो दुबई चला जाता है, वो लंदन चला जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे कमाए होते हैं। चाहे, और पाकिस्तान की जो फोर्स है, अगर वो शांति से रहने लगेगी तो उनका वो जो रोटी रोजी भ्रष्टाचार का है वो नहीं चल सकता। पाकिस्तान की सेना ही डिस्टर्ब पाकिस्तान को भी करती है और उसके अतिरिक्त भारत को भी करती है। हालांकि नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे और आज का शहबाज शरीफ जो उनके भाई है, उनका ऐसा रहा है कि वो भारत के साथ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए थे नवाज शरीफ थे, जब मोदी जी अफगानिस्तान से आते हुए लाहौर उतरे थे तब भी नवाज शरीफ थे। और जब हमला हुआ था, जब 1999 में भारत पे कारगिल युद्ध किया था, तो नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। परवेज मुशर्रफ जो बाद में वो सेना कमांडर थे, और उनके इशारे पर पाकिस्तान की जो सेना है वो कारगिल में आके बैठ गई थी। वो जो सेना है पाकिस्तान की, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर काम नहीं करती, केवल चेहरा दिखाई देता है लोकतंत्र का। वास्तव में वो सेना काम करती है, और सेना कभी भी शांति नहीं चाहती, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार लड़ाई झगड़े में, चाहे अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करे, चाहे जी भारत को डिस्टर्ब करे, चाहे अंदरूनी डिस्टर्बेंस के नाम पर पैसा कमाए, इसलिए पाकिस्तान की सेना का जो काम है, सभी सुरेंद्र काम जी, जी पाकिस्तान की सेना। जी सुरेंद्र जी, घटना को 72 घंटे हो गए, अभी तक भी आतंकियों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। यह भी कहा जाता है कि सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है। नहीं, सरकार ने, देखो, सरकार ने ये माना है कि सिक्योरिटी की लैब्स थी वहां पे, इस पहलगाम के मैदान में, जहाँ जी टूरिस्ट, हर टूरिस्ट जाना चाहता है, उसके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और देखो, जम्मू कश्मीर का जो, अगर एरिया को देखोगे आप, जंगल है और एलओसी नजदीक है, और वहां पे छुपने के बहुत स्थान है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, आप देखेंगे कुछ दिनों में उनको ढूंढ डालेंगे। ये कहना 72 घंटे हो गए, हमें इसमें नहीं सोचना चाहिए। कई बार फोर्सेस जो है वो समय भी लेती हैं, हो सकता है जी किसी को पकड़ा भी हो, या हमें उन्हें समय देना होगा। जी जी और निश्चित रूप से भारत की जो सेना है उसमें इतनी काबिलियत है कि वो उन उग्रवादियों तक पहुंचेगी, जैसा कि मोदी जी कह रहे थे, और उनका इलाज पूर्ण रूप से इस प्रकार जी का जी करेंगे कि उग्रवादियों की पीढ़ियां याद रखेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। राहुल को उनके खिलाफ दायर वीडी सावरकर मानहानि मामले में समन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि शीघ्र अदालत ने उत्तर प्रदेश में उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह के कोई भी बयान न देने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि शीर्ष अदालत इस तरह की टिप्पणियों पर वापस से संज्ञान ले सकती है। पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के साथ अपने संवाद में आपका वफादार सेवक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। राहुल गांधी को सावरकर मामले में बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही और कई मामले उन पर दर्ज भी है, उसको लेकर भी उनको राहत मिली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष को अगर ये राहत लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन को स्टे दे दिया है, तो ये उनके लिए सोचने का विषय है। उनके बार बार किए गए शब्दों पे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तरह तरह की अदालतों पे जाते हैं, जहाँ जैसे आप बता रही थी उन्हें प्रचार भी मिलती है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो ये सोचते हैं कि इससे उनका कुछ फायदा हो रहा है, तो ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भारत के प्रतिपक्ष के नेता का बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना और सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके की बातें सुन के आना उनके इस पद के लिए शोभा नहीं देता जी। पर क्या ये मामला किसी राजनीतिक छवि से जुड़ा हुआ है? साथ ही ऐसा पहली बार नहीं है, राहुल गांधी कई बार अपने बयानों में नेताओं की भी गलत टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जी समय समय पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। वो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं देख पाते। वो भारत के एक सांसद भी रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष से पहले। उनको कोई भी अपना बयान देने से पहले सार्वजनिक जीवन में होने कारण ये सोचना चाहिए कि इसका देश पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर वो इसी तरीके के बयान देते रहेंगे तो मुझे लगता है कितनी बार वो न्यायालय की शरण लेंगे और कब कब न्यायालय उन्हें इसमें छूट देता रहेगा। हाँ, पर ये भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक भी कदम है, क्योंकि उनको राहत मिली है। देखिए, राहत मिलना अगर सकारात्मक कदम है तो हमें ये राहत कितनी बार मिलेगी, कैसे मिलेगी? अगर नेता प्रतिपक्ष को सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे रहा है कि अब आप ऐसे मत बोलिएगा, अब आप ये मत करिएगा, अगर उनके बोलने पे, उनके विचारों पे भी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ रहा है, तो कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि उनके विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हर बार वो न्यायालय के डायरेक्शन से ही चलेंगे और जिस किसी बार न्यायालय का डायरेक्शन नहीं मिलेगा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, तो फिर वो उसे बीजेपी या विद्वेष की कार्रवाई कहेगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहलगाम की घटना झीरम घाटी हमले जैसी है। दोनों मामलों में नाम पूछकर हत्याएं की गई, सुरक्षा नहीं थी और सरकार नाकाम रही। बघेल ने कहा, पहलगाम हमले में न केवल 26 परिवारों को जड़ा बल्कि पूरे देश को शौक में डुबा दिया है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया है। बघेल ने कहा कि धर्म पूछकर हत्याएं की गई, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और घोड़ा चला रहे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पर्यटकों को बचाया। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी की तरह पहलगाम में भी सुरक्षा नहीं थी। झीरम में 33 लोग मारे गए थे, पहलगाम में 26 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि इस हमले में भी पुलिस और अर्धसैनिक बल मदद के लिए सामने नहीं आए। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की निंदा की और केंद्र को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने केवल धर्म पूछकर मारा ही मुख्य मुद्दा बना दिया है। या नक्सली हमले के बारे में हम लोग बहुत करीब से उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, तो उसमें दो समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था। वहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। तो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि झीरम घाटी में भी
नाम पूछ पूछ के नक्सलियों ने मारा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ पूछ के उनकी हत्याएं की। यहाँ भी धर्म पूछ पूछ के हत्याएं की, जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो दहशतगर्दी है, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो गोलीबारी करे, और तुरंत वो भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि उस घटना के बाद घंटों तक के रुक के, झीरम घाटी में भी कई घंटे तक रुक के वो लोग वहाँ बैठे रहे। उनको मालूम था कि यहाँ सुरक्षा बल इनकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। पहलगाम की जो घटना है उसमें भी इतना आराम से वो यात्रियों को, पर्यटकों को उसके नाम धर्म पूछ पूछ के गोली मार रहे। इतना विश्वास इनको था कि यहाँ न सैनिक, न अर्धसैनिक या पुलिस बल उनकी सहायता में नहीं आएंगे। ये विश्वास कैसे आया उनको, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये पहलगाम की जो घटना है वो झीरम घाटी की घटना के बिल्कुल याद ताजा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पहलगाम घटना की तुलना झीरम घाटी से की है, साथ ही दो अनियमितताएं बताई है। साथ ही कहा है कि जैसे पहलगाम में देखा गया था कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, वैसे ही झीरम घाटी में भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जो है ना, पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी या धार्मिक आतंकवादियों के द्वारा जो हमारे देश के 6-7 राज्यों के अलग अलग लोगों को जानबूझकर हिंदू पूछकर के जो हिंदू हैं उनसे बोला कि आप कलमा पढ़ो। एक दो ने कलमा पढ़ दिया तो उनको इंटरनल पार्ट पैंट उतारवा के चेक किया। मैं इसको आतंकवादी हमले के साथ साथ धार्मिक हमला मानता हूं। कौन क्या बोल रहा है, भूपेश कौन बोल रहा है, कांग्रेस क्या बोल रही, ये सब लीपापोती है, इससे अधिक कुछ नहीं। ये स्वीकार करना चाहिए कि ये आतंकवादियों द्वारा धार्मिक हमला किया गया है। सबसे पहले तो इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो भी विपक्षी पार्टियां या जो भी भारत का नेता इसमें लीपापोती कर रहा है, मैं समझता हूं कि वो इन मृत आत्माओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसकी उन नेताओं की भी निंदा की जाना चाहिए। जी, पहलगाम में जो घटना हुई काफी निंदनीय है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जब आतंकी हमला हुआ था उस टाइम जो आतंकी थे 1 घंटे तक वहां पे बैठे रहे थे। तो क्या वहां के जो आसपास के लोग थे उनको पहले से ही पता था कि ऐसी कुछ घटना होने वाली, क्योंकि वो 1 घंटे तक वहीं पे बैठे थे? इसी वजह से, क्योंकि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखी गई थी। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखने की आवश्यकता है कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों के पीछे एक एक सैनिक को तो नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है अब आवश्यकता है इस प्रकार के आतंकवादी हमलों से जनता को खुद निपटना होगा। 300-400 की आबादी, 300-400 वहां पर्यटक थे, 4-5 आतंकवादी आए थे, वो सिर्फ अपने बचाव में लगे रहे। आपने उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? वो तो आपको मार ही रहे थे, आप मरे भी हो। अगर सभी लोगों ने एक साथ अटैक कर दिया होता तो मुझे लगता है कि इसका ज्यादा अच्छा उत्तर माना जाएगा। जी, पर वहां पर पर्यटक वाली जगह है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होने चाहिए। वहां पर क्यों सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपुरी में एक मकान में अचानक आसमान से धमाकेदार वस्तु गिरी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तेज धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोरदार आवाज के साथ आसमान से कोई भारी वस्तु गिरी, जिससे मकान की छत ध्वस्त हो गई और धूल का गुब्बार पूरे क्षेत्र में छा गया। जमीन पर 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही टीआई जितेंद्र मावई मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि थाना पिछोर के ठाकुर बाबा कॉलोनी में
मनोज सगर के मकान पर आसमान से कोई भारी धातु की वस्तु गिरी, जिससे बाहर के 2 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। घर में 4 सदस्य थे, सभी सुरक्षित है। घटनास्थल पर बारूद जैसी गंध आ रही है। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि वस्तु संभवतः किसी फाइटर प्लेन से गिरी हो सकती है। पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आज दिन 11 बजे पिछोर में ठाकुर बाबा कॉलोनी में मनोज सगर जी के मकान पर आसमान से एयरफोर्स के विमान से कोई धातु जैसी वस्तु गिरी, जिससे उनके 2 कमरे क्षतिग्रस्त हुए हैं। घर में 4 सदस्य थे जो सुरक्षित हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर तत्काल पहुंच गई थी एवं ग्वालियर एयरबेस को इसकी सूचना दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खनिया थाना से संवाददाता नरेंद्र जैन जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आसमान से एक वस्तु गिरी है जिससे कि 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, साथ ही मकान के अंदर 2 कमरे थे वो भी ध्वस्त हो गए। क्या है पूरा मामला? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के पिछोर का बताया जा रहा है। यहाँ पे ठाकुर बाबा कॉलोनी में आज सुबह 11 बजे एक फाइटर प्लेन जो छत से गुजर रहा था ऊपर से, तो किसी मनोज सगर जी के मकान पे कोई विस्फोटक सामग्री प्लेन से गिरी, जिसके कारण मकान के 2 बाहरी 2 कमरे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं जी। और जमीन में 10 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया है। और इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जी, जो वस्तु गिरी है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। पता चल पाया कि क्या वस्तु थी जिससे कि 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है? देखिए, अभी फिलहाल में तो पिछोर पुलिस प्रशासन ने उसको पूरे प्रांगण को बैरिकेड कर दिया है, उसको सील्ड कर दिया है। वहां किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। और एल्यूमिनियम जैसी धातु की कोई वस्तु है, उसके छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं करीब 8-10। और अभी बताया जा रहा है, एसडीओपी पिछोर द्वारा जानकारी दी गई है कि कुछ समय बाद ग्वालियर से एयरबेस की टीम मौके पर पहुंचने वाली है। जी, इस घटना में किसी को जनहानि हुई है या नहीं? जी, अभी तो जनहानि की ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आ रही है और अभी जनहानि किसी को नहीं हुई है। बाहर रखी हुई उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है और पूरे शिवपुरी जिले में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।